हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है लॉयड्स मिरर। ये लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है और इसमें हम लोग है ना लॉयड्स मिरर का इस्तेमाल करके जो इंटरफेरेंस पैटर्न है लाइट का वो ऑब्टेन करने वाले हैं। इंटरफेरेंस की जो ब्राइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं वो हम ऑब्टेन करने वाले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का पहले तो एम जान लेते हैं क्या है। टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय लॉयड्स मिरर। तो सामने जो हमारे पास एक लैंप रखा हुआ है, ये देखिए अभी लाइट आपको दिख रही है, ऐसी सामने से भी लाइट आ रही है। ये तो साइड से आपको लाइट दिख रही है, बराबर। ये तो साइड से आपको लाइट दिख रही है, लेकिन सामने से भी लाइट आ रही है। वो लाइट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो उसमें से सोडियम लाइट निकल रही है, सोडियम लाइट बाहर आ रही है, ठीक है। जो सोडियम लाइट बाहर आ रही है वो बेसिकली इन सब चीजों से पास हो रही है। ये सब हमारे अलग अलग बीच में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सो वो सब बात की बातें हैं। पहले तो मुझे ये बताना है आपको कि जो लाइट बाहर आ रही है ना, सोडियम लाइट, तो उस सोडियम लाइट की हमको वेवलेंथ पता लगानी है कितनी है। इसका जो रियल आंसर है, रियल आंसर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना होना चाहिए और हमें कितना आ रहा है, ठीक है। सो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट में आखिर तक बने रहिए। तो लॉयड्स मिरर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसमें एक मिरर रहता है और एक स्क्रीन रहती है। ये देखिए मिरर है और ये स्क्रीन है, और लाइट जो है एक स्लिट से निकलती है, एक स्लिट से, और स्लिट से निकल के गिरती है, मिरर पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक होने के बाद कहीं तो टकराती है और वैसे डायरेक्टली भी जाती है। तो यहाँ पे हमको ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इससे मिलते हैं। तो एक ही सोर्स होता है, ये है रियल सोर्स और ये वर्चुअल सोर्स। ये रियल है, ये वर्चुअल है। मैं आपको एक बार ना एक काम करता हूँ, डायग्राम थोड़ा सा बना के ही दिखा देता हूँ तो शायद आप और अच्छे से समझ पाएं। तो ये देखिए, एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर हमारा जो है मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और मिरर के पीछे कहीं पर स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन है, मिरर के पीछे स्क्रीन, और यहाँ पर हमारी जो स्लिट है वो है स्लिट। अब स्लिट से या सोर्स से लाइट निकलती है, एक लाइट तो जाती है मिरर पे टकराती है और फिर इधर टकराती है, ठीक है। तो इस तरीके से टकराई, और एक लाइट स्ट्रेट भी तो टकराएगी ना। अब ये जो लाइट जो सीधी गई और जो टकरा के गई, इन दोनों की लंबाई में फर्क है। तो इनकी लंबाई में जो भी फर्क है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। तो इनका जो पाथ डिफरेंस है सीधे वाले का और रिफ्लेक्टेड वाले का, उससे ब्राइट एंड डार्क बैंड बनता है। वैसे ही लाइट कोई और जगह पे गिरेगी, लाइट से यहाँ गिरी है ना, यहाँ गिर के ये इधर गई लाइट से, ओके, और एक डायरेक्टली भी तो जाएगी, है ना। तो ऐसा करते 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 अपने को पूरे के पूरे स्क्रीन पर कुछ ब्राइट डार्क मिलेगा। ऐसे बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, है ना। अब इन्हीं को अगर मैं थोड़ा पीछे खींच लूँ इनको, तो ऐसा लग रहा है कि बेसिकली यहाँ पर भी एक स्लिट है ना, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल सोर्स। तो लॉयड्स मिरर एक ऐसी चीज है, लॉयड्स मिरर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें एक रियल और एक वर्चुअल सोर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वर्चुअल सोर्स। तो ये जो वर्चुअल सोर्स है, इससे लाइट आ रही है इस तरीके से और यहाँ जा रही है, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, ओके। चलिए, एनीवे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बना नहीं पाया, बट आप लोग मेरे ख्याल से मेरी भावनाओं को समझ गए, है ना। तो एक रियल एक वर्चुअल सोर्स यहाँ पे है। चलिए वो सारे पूरे एडजस्टमेंट्स जो होते हैं ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आइए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ इस सारी चीज़ों से कि हमारे पास है क्या क्या। सारी चीज़ों से आपका मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला ये है सोडियम सोर्स। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे भी इसके स्लिट है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्लिट से लाइट निकलने वाली है, लेकिन ये स्लिट काफ़ी मोटी है, अपने को इतनी मोटी स्लिट नहीं चाहिए। ये इसको बस खाली कहेंगे सोर्स, इसे स्लिट नहीं कहेंगे, सोर्स कहेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि ये स्लिट नहीं स्लिटा है पूरा। अरे मतलब बहुत मोटा है यार, कम ऑन, ठीक है। तो स्लिट नहीं कहेंगे, स्लिट तो हमने बल्कि इसके जगह पे यहाँ पे ले रखी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसा यहाँ से आप स्क्रू से, देखो स्क्रू दिया हुआ है ना, खोल के आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ढीला कर देता हूँ। ये देखिए, तो मैंने इसे उसमें से निकाल लिया। इसमें लगा हुआ था ना भाई, इसमें लगा हुआ था। तो स्क्रू को, ये जो स्क्रू है ना, ये वाला, इस स्क्रू को ढीला करके मैंने इसे निकाल लिया। ये स्लिट है हमारी, ध्यान से देखिएगा ज़रा, रोशनी में दिखाई दे रही है स्लिट, है ना, एकदम बारीक सी स्लिट है, जिसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, है ना। ये इससे घूम के, इससे ये घूम रहा है, देखो दिख रहा है, घूमते हुए दिख रहा है ये, है ना। तो बेसिकली बड़ा छोटा इसको कर सकते हैं। तो दिस इज द स्लिट। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। दिस इज द स्लिट, ओके। ये स्लिट है हमारी। तो स्लिट को उसी की जगह पे रख देते हैं। चलिए, स्लिट को रख दिया हम लोगों ने। हाँ, ये बिल्कुल सीधा रखना है ताकि उसमें से लाइट इसमें से घुस के बाहर निकल सके, ठीक है। ये हमारा लॉयड्स मिरर है, इसको भी खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये बड़ा अजीब सा कांच है हमारा लॉयड्स मिरर, ठीक है।
तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो हो कैसा रहा है ना सीन, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये स्लिट में से लाइट निकलेगी। अच्छा अभी इसकी हाइट एडजस्ट करना पड़ेगी बाय द वे, हाइट वाइट सब एडजस्टेड नहीं है। तो यहाँ से लाइट निकलेगी और लाइट निकल के इस पर गिरेगी। अरे ये असली सोर्स है, ये रियल सोर्स है, मतलब रियल स्लिट है। यहाँ से लाइट निकली, इस पर टकराएगी, टकरा के आगे जाके स्क्रीन पे गिरेगी। स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ कौन सी स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे गिरेगी। और एक लाइट डायरेक्ट भी तो जाएगी ना, अबे समझो, एक लाइट तो इस पर टकरा के स्क्रीन पे जाएगी और एक लाइट डायरेक्ट जाएगी। तो हमें यहाँ पर है ना दो सोर्स दिखाई देंगे यहाँ से। जब मैं इस मिरर के थोड़ा नज़दीक से देखूंगा ना, तो हमें एक तो ये रियल दिखेगा सोर्स एक रियल वाला दिखेगा जो दिखना चाहिए, मतलब सामने से देखने पर एक तो रियल दिखेगा और एक इसमें से रिफ्लेक्शन दिखेगा उसका, इसमें से इस सोर्स का रिफ्लेक्शन दिखेगा। वो दोनों चीज़ें मैं दिखाऊंगा। आप लोग बस सब्र के साथ मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखते जाइए। बीच में एक ये छोड़ देना है स्टैंड, ठीक है, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल सबसे लास्ट में है। और ये जो है ये, ठीक है, तो ये जो है फाइनल स्टैंड, इस पे हमारी स्क्रीन है, यही हमारी स्क्रीन है। हमारी स्क्रीन में तो कोई ग्राफ पेपर नहीं है, बल्कि एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया है आईपीस। ये आईपीस है, ठीक है, एक तरीके का टेलीस्कोप है, तो जो कि 10 गुना मैग्नीफाई कर सकता है, 10x मैग्निफिकेशन है इसके अंदर, ठीक है। और ये रैम्सडेन आईपीस है। वैसे भी आपको मैंने पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में बीएससी में, दो तरीके के आईपीस होते हैं, दो तरीके के आईपीस होते हैं, हाइगेन आईपीस और रैम्सडेन आईपीस। ये रैम्सडेन आईपीस है। तो दोनों में क्या फ़र्क है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, अब ये जो है बेसिकली ये हमारा मेजरमेंट के लिए स्क्रू दिया हुआ है। ये अपना एक तरीके का सर्कुलर स्केल है, वर्नियर स्केल है, सेकेंडरी स्केल है, ठीक है। और ये अपना मेन स्केल है यहाँ पे नीचे। इसका लीस्ट काउंट कितना है मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी, सब अपन देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। अभी तो बस मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ इन सब चीज़ों से। तो चारों चीज़ें हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? चारों चीज़ें, ये चार चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट्स करना होगा, इसको बिल्कुल सीधा रखना होगा उसके सामने, और फिर यहाँ से, मतलब यहाँ से देखने पर, सामने से देखने पर वो भी दिखना चाहिए और इसमें से भी लाइट दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ एडजस्टमेंट। हाँ, और एक चीज़ और जिससे मैं आपको मिलाना थोड़ा भूल गया था, वो ये है, ये चीज़, ये खुद ये क्या है भाई, इतना लंबा बड़ा चौड़ा लोहा। तो बेसिकली ये जो चीज़ है इसे कहते हैं ऑप्टिकल बेंच। इसका वजन कुछ ना सही तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, कम से कम 20 से 30 किलो है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना है, लेकिन इसको उठाने की मैंने कोशिश की, थोड़ा सा इधर उधर हिलाने की, तो काफ़ी हैवी है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है ये। और इसका रीज़न है बिकॉज ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में हमें चाहिए होती है स्टेबिलिटी। तो एकदम स्टेबल रहना चाहिए बेंच। मतलब कोई भी बच्चा है, कोई पता चला कोई शैतान बच्चा वो आके इस पर कुछ ऐसा हाथ वाथ बजाए, कुछ और करे, तो ये वाइब्रेशंस जो हैं इस तक ज़्यादा ना पहुँचे, मतलब अफेक्ट ना करें इसको। तो इस तरीके से बहुत ही हैवी सी ये बनाई गई है, और इसे हल्का सा जैसे टच करके धक्का वक्का लग जाए ऐसा नहीं होने वाला, मतलब हल्का सा कोई धक्का मारे तो ये नहीं हिलेगा। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी वेरी हैवी। चलिए एनीवे, तो अभी मुझे इतने पे रखना नहीं है, इसको मैं थोड़ा आगे करने वाला हूँ, ठीक है। बट मैं आपको दिखाने के लिए इसको मैंने थोड़ा पीछे हटा दिया, मैं डायरेक्टली आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, अगर ये लॉयड्स मिरर न भी रखा तो भी सामने आपको स्लिट नजर आएगी, ठीक है, वो जो स्लिट है वो नजर आएगी, और इसमें से बाद में इसका रिफ्लेक्शन भी नजर आएगा। तो पहले डायरेक्टली देखते हैं सिर्फ उस स्लिट को, ठीक है। तो मैं लॉयड्स मिरर को थोड़ा पीछे कर देता हूँ। पीछे करने के लिए ये वाला ये घुमाऊंगा ये, ठीक है। तो इसको मैं पीछे कर रहा हूँ, देखिए देखिए दूर जा रहा है ये, कैन यू सी दैट? इससे नज़दीक आ रहा है, दिखा नज़दीक आ रहा है चल के, है ना। उधर लेके जा रहा हूँ, दूर जा रहा है, तो मैं दूर करने की से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम दूर कर दिया। और स्लिट को देखेंगे अब डायरेक्टली, तो स्लिट आपको नजर आ रही है ना, पतली दुबली सी। अरे हाँ, क्या ना अकल के पुतलो, इसमें स्लिट नजर आ रही है ना, एकदम बारीक सी, है ना, येलो येलो कलर की, ठीक है। अब लॉयड्स मिरर में से भी दिखना चाहिए उसका रिफ्लेक्शन, ट्राई करते हैं। देखिए दिख रहा है, देखिए हाँ दिखा ना, लॉयड्स मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखा ना, दो बन गए ना। अरे एक से भले दो, अरे मेरे भाई, हर एक से बने दो, ठीक है, तो दो बन गए, देखो दिख रहा है। तो ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन इन लोग के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, इतना गैप नहीं होना चाहिए। इन लोग का गैप जो है हमें कम करना पड़ेगा। आई होप कि आप कुछ समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली जो दो स्लिट हैं इनके बीच का गैप हमें एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे इस स्क्रू का, जो मेरा हाथ यहाँ पे लगा हुआ है, और इसे घुमाएंगे तो ये दोनों नज़दीक आने लगेंगे, है ना। द स्लिट्स मस्ट बी एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल। ये हम लोगों ने पढ़ा है भाई 12th स्टैंडर्ड के वेव ऑप्टिक्स में, ये कंडीशन पढ़ी है, कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है।
तो अब ये जो हो गया ना, ये जो दो सोर्सेज बन गए, इसका इंटरफेरेंस हो रहा होगा और वही हमें स्क्रीन पे देखना है। तो अब स्क्रीन को भी हम क्या है ना साइडवेज घुमा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो पैटर्न बन के आ रहा हो वो थोड़ा इधर आ रहा हो या उधर जा रहा हो या इधर आ रहा हो। तो जिधर भी आ रहा होगा तो उसके हिसाब से हमें ये चीज़ को सरकाना है, ठीक है। ये चीज़ को सरकाना है, लेकिन यहाँ से, ठीक है। ये जो स्क्रू दिया सरकाने के लिए, ये तो बाद में जब अंदर दिखने लगेंगी फ्रिंजेस, तो वो फ्रिंजेस के ऊपर जाने के लिए स्क्रू दिया हुआ है। इससे ये चीज़ ज़्यादा मूव होने वाली नहीं है, हल्का हल्का मूव होगी। तो असली जो चीज़ घुमाने की वो यही है। ये देखिए, इससे काफ़ी कुछ तेज़ घूमता है। दिख रहा है कितना तेज़ चल रहा है ना। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो इससे हमें इंटरफेरेंस देखना है, और वो इंटरफेरेंस अभी मैं आगे पीछे सरका के ढूंढता हूँ, और जैसे ही आ जाएगा आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इसके थ्रू दिखाऊंगा। तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक मैंने और ले लिया है। आपको स्लिट्स को इतना ज़्यादा नज़दीक लेना है कि मतलब ऐसा लगे कि बिल्कुल एक दूसरे पे चढ़ने ही वाली है दोनों स्लिट्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एकदम बिल्कुल चिपका लेना है आपको, स्लिट्स को बहुत ही नज़दीक लेना है, तब जाके आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा प्रॉपरली। तो अभी मैंने इतना नज़दीक ले ही लिया है, तो मुझे लगता है कि अब इंटरफेरेंस पैटर्न आ गया होगा। इसे थोड़ा सा आगे पीछे सरका के अब मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देखते हैं इंटरफेरेंस इसमें आया कि नहीं, पहले मैं चेक कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ, रुकिए। यस, तो मैंने चेक कर लिया, इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न आ चुका है। देखिए ज़रा ध्यान से, वाओ, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, है ना। दिख रहा है आपको फ्रिंजेस आ चुकी हैं भाई? देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं आप? कितनी मस्त फ्रिंजेस आई है, ठीक है। लेकिन थोड़ी ज़्यादा आती तो और मज़ा आता। मैं कोशिश करता हूँ लॉयड्स मिरर को ऐसा शेक करके, इसको हिला के ऐसा पकड़ के थोड़ा सा हिलाऊंगा, और कोशिश करेंगे कि मतलब इसको हिलाने पर देखते हैं, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का एडजस्ट करने पर कि एकदम आ जाए, यानी कि ज़्यादा फ्रिंजेस आ जाए। ज़्यादा फ्रिंजेस आएंगी तो रीडिंग लेना आसान होगा। इतनी सी फ्रिंजेस में क्या रीडिंग लेंगे, बहुत कम ले पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं वो ट्राई करने वाला हूँ, ओके। तो फाइनली बहुत मेहनत वहनत करने के बाद जो है सारी फ्रिंजेस ऑब्टेन हो चुकी हैं। अब इसमें ना बहुत आपको है ना ध्यान से काम करना होगा। ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट है। इट्स नॉट हार्ड बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आपको इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा ही पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा सब्र। आपको मिरर को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना है। देखो जैसे कभी ये थोड़ा दिख भी रहा हो हल्का सा, तो टेढ़ा मेढ़ा इसको करना होता है, ठीक है। फिर ये जो स्लिट है बिल्कुल एकदम सामने इसके होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि पहले लेंस लगाते हैं, लेंस से जो उस स्लिट की और इसकी मैग्नीफाइड डिमिनिश आ जाती है, पहले उसको एडजस्ट करके फिर बाद में फ्रिंजेस लाते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले फ्रिंजेस ला रहा हूँ, उसके बाद में मैग्नीफाइड डिमिनिश देखने वाला हूँ, ठीक है। एनीवे, तो अभी इसके अंदर फाइनली फ्रिंजेस जो आ गई हैं वो हम लोग देख लेते हैं, उसकी रीडिंग ले लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे, ओके। तो चलिए इसके अंदर अभी घुस के देखते हैं हम लोग कि फ्रिंजेस कैसी नजर आती हैं। ये देखिए, एकदम साफ सुथरी फ्रिंजेस हो चुकी हैं, बिल्कुल एकदम साफ है, क्लियर है। तो ऐसी एकदम क्लियर और मोटी फ्रिंजेस आपको आना चाहिए। जब ऐसी क्लियर और मोटी फ्रिंजेस आपको आएंगी तब जाके जो है रीडिंग निकालने में भी आपको मजा आएगा। सो दीज आर ब्यूटीफुल फ्रिंजेस। सो क्रॉस वायर भी हमारा हल्का फुल्का नजर आ रहा है। क्रॉस वायर पे शादाब जरा आप फ्लैश लाइट मारिए ना इधर से आके, थोड़ा अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जरा क्रॉस वायर पे मारिए, इधर से आके, इस तरफ से, इस तरफ से अगर आप फ्लैश लाइट मारते हैं, हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरफ, हाँ बस इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ना, तो क्या होगा ना कि अब क्रॉस वायर अच्छे से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा इसमें से। तो किधर गया हमारा क्रॉस वायर? हाँ, तो क्रॉस वायर अब थोड़ा बेटर दिख रहा है। वो एक्चुअली किसी फ्रिंज के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए आपको वर्टिकल वाला पार्ट नजर नहीं आ रहा है। फ्रिंज से थोड़ा साइड में हटाऊंगा तो दिखाई देगा। अब देखिए एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा है ना क्रॉस वायर। अरे अकल के बदले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शादाब जरा इसे रोटेट करना स्टार्ट करो, जरा घुमाओ। हाँ घुमाओ शादाब, चलाओ चलाओ चलाओ, फास्ट चलाओ थोड़ा। हाँ तो चलते हुए दिख रहा है ना, क्रॉस वायर भी दिख रहा है। हाँ 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 बराबर, उल्टा 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 डायरेक्शन में जाओ। हाँ चलाओ। हाँ,
तो ऐसा आपको चला के, मतलब ये चला कि ये जहाँ पे शायद आप हाथ रखा हुआ है ना, अरे ये भाई, ये जो है ना, इसको घुमा के आपको कैसे भी करके ना जीरोथ फ्रिंज पर ले आना है। तो कोई भी फ्रिंज पे लेके आओगे ना, कोई भी फ्रिंज पे, वो जीरोथ फ्रिंज है। फिर उसके बाद में दूसरी फ्रिंज पे एक रीडिंग लेना है, मतलब जीरोथ फ्रिंज की रीडिंग नोट करना है, फिर सेकंड फ्रिंज, फोर्थ फ्रिंज, सिक्स्थ फ्रिंज, एट्थ फ्रिंज, ऐसे करके आपको सबकी रीडिंग नोट करना है। तो पहले मैं जीरोथ पे इसको सेट करता हूँ, जीरोथ फ्रिंज पे सेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और उसकी रीडिंग क्या आ रही है वो हम लोग नीचे नोट कर लेंगे, और फिर उसके बाद मैं सेकंड पे नोट करूंगा, फोर्थ पे नोट करूंगा, सब पे नोट करूंगा, ठीक है। तो अभी क्रॉस वायर को मैंने एक फ्रिंज के ऊपर सेटअप कर दिया, ठीक है, एक फ्रिंज के ऊपर लगा दिया है। तो एक फ्रिंज के ऊपर मैंने क्रॉस वायर चढ़ा दिया। तो अरे बार बार हिल जाता है, मेरा हाथ हिल जा रहा है एक्चुअल में। एक फ्रिंज जो है ना, इसको जीरोथ फ्रिंज बोलेंगे, इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, चलिए नोट करते हैं। और उसके बाद फिर दो दो फ्रिंज खाली आगे बढ़ा के बस हमको है ना रीडिंग्स लेते जाना है, दो दो फ्रिंज, सिर्फ दो फ्रिंज आगे बढ़ाना है, ठीक है। हर दो फ्रिंज पे रीडिंग नोट करना है। तो चलिए आइए पहले इसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो अभी अपन रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि हमको फ्रिंजेस सब कुछ अच्छे तरीके से दिख रही हैं, और हम लोग को एक साइड पर, मतलब कोई एक वायर पे, हजारों वायर्स में से, मतलब हजारों तो नहीं है, बहुत सारी फ्रिंजेस में से एक जगह पे हमने क्या किया कि वायर को फिक्स कर दिया है, ठीक है। उसको जीरोथ वायर कहेंगे। अब है ना ये चीज हिल ना पाए, अब पूरे एक्सपेरिमेंट में ये हिलना नहीं चाहिए। तो इसको आप है ना बिल्कुल ऐसा बंद कर दो, टाइट कर दो, अब ये हिलेगा नहीं। अब इसको आप है ना, जैसे कि मैं इसको देखो धक्का मार के दिखा भी रहा हूँ, हिल नहीं रहा है, चलेगा नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं मार रहा हूँ उसको, ताकत से मार रहा हूँ, लेकिन नहीं हिल रहा है वो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अब इस वाले स्क्रू को भी छूना मत गलती से भी, इसको भी हाथ नहीं लगाना है, इसको छूना नहीं है, आपको कुछ भी हो जाए चाहे, इसको आप हाथ नहीं लगाएंगे। इसका काम जो था वो खत्म हो चुका है। जिस वायर पे आपने ले लिया है वो वायर से चलाना इसको है, तभी तो रीडिंग आएगी ना। अबे क्योंकि अगर तुम उसे घुमाओगे तो पूरा ही सरकेगा, वो रीडिंग कैसे नोट करोगे? रीडिंग तो इसके ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि एक एक वायर, मतलब एक एक फ्रिंज जब हम आगे बढ़े ना वायर की मदद से, एक एक फ्रिंज आगे बढ़े, तो ऐसा हर 5 फ्रिंज पर रीडिंग नोट करें। अब रीडिंग नोट करने के लिए पहले आपको लीस्ट काउंट समझना होगा इसका। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है आइए जानते हैं। तो लीस्ट काउंट का दुनिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है कि आपको रेशियो लेना होता है, दो चीजें डिवाइड करना होती है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल को डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल। सर्कुलर वर्नियर एक ही बात होती है, ठीक है। तो मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग कितनी है शायद आप देख पा रहे हैं, बता समझ सकते हैं कितना है? ये देखिए, इसमें देखिए 0, 10, 20 लिखा है राइट में, 0, 10, 20 लिखा है लेफ्ट में। तो 0 से 10 का मतलब है ना एक्चुअल में वो 1 सेंटीमीटर खाली। 0 से जो 10 लिखा है ना वो मिलीमीटर में लिखा हुआ है 10, एक्चुअल में वो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 0 का मतलब 0 है और 10 का मतलब है 1 सेंटीमीटर। समझिए इस बात को, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के बीच में नॉर्मली अपनी 10 लाइन होती है नॉर्मल स्केल में, लेकिन इस स्केल में 20 लाइन है ना। अरे नॉर्मल स्केल, जैसे कि ये देखो नॉर्मल स्केल है, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में जैसे 33 से 34 के बीच में जाओगे तो तुमको सिर्फ 10 लाइन रहती है ना। लेकिन यहां पर 10 लाइन ना होके यहां पर 20 लाइन है, मेन स्केल पे 20 लाइन है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन तुम्हारा कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20। अरे ये 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई तुम्हारा क्या 10 रहता है ना, तो 0.1 सेंटीमीटर। अरे यहाँ पे क्या रहता है 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, 0.1 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे 10 से नहीं 20 से डिवाइड करना है, तो 20 से जैसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.05। अरे अकल के बुतलो देख लो ध्यान से। तो 1 सेंटीमीटर में 20 लाइन है, तो एक लाइन की वैल्यू कितनी रहेगी? तो 1 डिवाइड बाई 20 करने का, तो 1 डिवाइड बाई 20 मैंने किया, इक्वल टू कितना है 0.05। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 0.05 सेंटीमीटर। तो मैं लीस्ट काउंट लिखने जा रहा हूँ, उससे पहले लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे सबसे छोटे से छोटा वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल या जो भी उसका नाम हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है दैट इज 0.0 सॉरी कितना है 0. नहीं कितना है स्मॉलेस्ट डिवीजन कैसे निकाला था हमने 0.05 आया ना, लेकिन ये कैसे निकाला था वो मैं खाली साइड में थोड़ा लिख देता हूँ, ये 1/20 करके निकाला था, ठीक है। तो 0.05 आया स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। अब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल कितना है ये देखो, यहाँ पे देखो सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है भाई टोटल मिला के। अगर ध्यान से देखने को गए, इधर क्या यहाँ पर है ना ये, हाँ यहाँ है, तो 0 इधर कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा है ये 0 से सर वो भी उतनी है, मैंने 90 लिखा है भाई, और पीछे नीचे 80 लिखा हुआ है। 80 हाँ। मतलब ये पूरा 100 है, 0 मतलब 100 है। अरे उधर देखो 80 लिखा है, नीचे 80। अरे अकल के पुतले तो समझ में आ रहा है आपके? ये देखिए यहाँ पे 80 लिखा है, फिर ये 90, फिर ये 100 है। हाँ तो 0 मतलब 100 ही हो गया ना,
तो 100 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है? 100। तो इसका लीस्ट काउंट अब तक पड़ी हुई जितनी भी चीजें थी हमारी, सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट इसी का ही है। सबसे बेस्ट लीस्ट काउंट ना, ज्यादा नहीं, सबसे कम बोला जाएगा और सबसे बेस्ट बोला जाएगा लीस्ट काउंट। तो इसका है 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, समझिए। अरे 100 है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 100 है। तो तुम्हारा लीस्ट काउंट आ गया 0.005 सेंटीमीटर, सॉरी 3 0 आएंगे, 0.0005 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा लीस्ट काउंट है, जो कि सबसे बेस्ट है आज तक का। आपका किसी ने पूछ लिया कि इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, तो आप जवाब देंगे 0.1 सेंटीमीटर। किसी ने पूछ लिया वर्नियर कैलिपर का कितना है, तो आप जवाब देंगे 0.01। किसी ने पूछ लिया कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का कितना है, 0.001। और किसी ने पूछ लिया ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का, वो भी 0.001। किसी ने पूछ लिया इसका, ये जो माइक्रोमीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला कौन सा, लॉयड्स मिरर वाला, तो बेसिकली इस ऑप्टिकल बेंच में जो इस्तेमाल हो रहा है उसका लीस्ट काउंट कितना है, तो 0.0005। 3 बार 0 और फिर 5 आएगा, ठीक है। तो ये आज तक का सबसे कम लीस्ट काउंट है, यानी कि सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ये, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, बिकॉज लाइट के एक्सपेरिमेंट्स को बहुत एक्यूरेसी लगती ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जब आई गया है तो पहली रीडिंग जो यहाँ पे दिख रही है एक मतलब वायर रखने पर, वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये रीडिंग है कितनी, ध्यान से देखो भाई, कहाँ पे पहुंच गए हम लोग। हाँ, मेन स्केल पे हमें नजर आ रहा है 0.35 है ना, 0.35 नजर आ रहा है। तो ये तो मेन स्केल रीडिंग 0.35 है। और ऊपर जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग कितनी होगी देख लेते हैं। तो 60 के 4 लाइन के आगे है ना, तो 60 और 70 के बीच में, और 4 लाइन के आगे, 60-70 के बीच में है शादाब जी, और 4 लाइन के आगे तो 64 हो गया, 64 हो गया। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो ये जो है मेन स्केल रीडिंग आई थी 0. कितनी थी शादाब, 35 सेंटीमीटर। और ये कितनी थी जो सर्कुलर स्केल पे दिखाई दी थी, 64 दिखाई दी थी ना। लेकिन 64 तो खाली नंबर है, ये रीडिंग थोड़ी ना है। तो रीडिंग को बनाने के लिए, इसको रीडिंग बनाने के लिए 0.0005 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए शादाब जी कितना आ रहा है, बताइए जरा लोगों को। 0.032 आ रहा है, 0.032। तो 0.032 आ रहा है, तो ये आपको इसमें ऐड कर देना। तो 0.032 सेंटीमीटर आपको इसमें ऐड कर देना है। तो आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर शादाब जी, 0. कितना 382, 0.382 आ रहा है, ठीक है। तो 0.382 आ रहा है, लेकिन बिकॉज हमारा लीस्ट काउंट 4 डेसिमल प्लेस तक जाता है तो हम इसमें 1 0 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सारी रीडिंग्स ऑब्टेन कर लेंगे। तो 0 वाले का, अरे मतलब समझो हमारे जो फ्रिंजेस है ना, ऐसे करके फ्रिंजेस है, ठीक है, बहुत सारी फ्रिंजेस है। तो हमारा जो क्रॉस वायर है ना भाई, वो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, कोई तो फ्रिंज पे रखा हुआ है, उसी फ्रिंज को हम 0th फ्रिंज कह देंगे। अभी क्रॉस वायर को चलाएंगे, 1 2 यहाँ पे लेके आ गए, इसको कह देंगे सेकंड फ्रिंज, उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। अब इसके यहाँ की रीडिंग तो हमें आ गई ना, 0.3 कितना आया था, 0.3820। वैसे यहाँ की कुछ तो आएगी ना, कुछ तो आएगी, जैसे 0. मान लो 3650 आ गई, या 0.4210 आ गई, अरे कुछ तो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग नोट करेंगे। फिर 2 और चलाएंगे, फिर यहाँ पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए, तो यहाँ की रीडिंग नोट करेंगे। ऐसे करते 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 हम सबकी रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हाफ टेबल मेथड यूज करके रीडिंग सब्ट्रैक्ट करके फ्रिंज विड्थ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हमको हर एक पे जाना है। तो अभी पहली रीडिंग जो है मैंने आपको बता दी है, अब बाकी सब रीडिंग्स मैं निकाल लेता हूँ सुकून से, और फिर उसके बाद मैं फाइनली आपको दिखाऊंगा टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, ओके। तो फाइनली ये देखिए मेरी सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं। अरे फिर से मैंने गलती से यही लिख दिया, सही से कर दूं, हाँ 0.3820। तो अब ये सारी रीडिंग्स हो गई। तो 0 की, 2 की, 4 की, 6 की, 8 की और 10 की, सबकी रीडिंग्स आ चुकी हैं। अब हाफ टेबल मेथड क्या कहते हैं मालूम है, 6 में से 0 वाली रीडिंग माइनस करो। तो मतलब 5755 में से 3820 वाली रीडिंग है ना, उसको माइनस करो और माइनस करके यहाँ लिखो, ठीक है। तो a माइनस बी करो। अच्छा, यहाँ पे मॉड बना हुआ है, तो प्लस है चाहे माइनस है, हमें लेना प्लस ही है, प्लस वैल्यू लेना है। तो शादाब जी जरा 0.5755 हाँ 5755 माइनस 0.3820 करो, 0.3820 कितना आ रहा है, 0.1935 आ रहा है। एक सेकंड, तो 0.1935 लिख लेता हूँ, 0.1935। चलो ये वाला करो, 0.6560 माइनस 0.4635, 6560 माइनस 4635 किया ना, कितना आ रहा है, 0.1925 आ रहा है, 0.1925 आ रहा है। गुड, चलिए अच्छा चल रहा है, मतलब लगभग सेम सेम ही आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। और फिर ये वाला क्या है, 0.7410 माइनस 0.5345,
5345 कितना आ रहा है 0.2065 0.2065 ये भी लगभग सेम ही है, ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया a माइनस बी है ना, a माइनस बी टाइप का हो गया। हमने b माइनस ए किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस कुछ भी हो, लेना प्लस ही था। अच्छा, अब ये p माइनस क्यों करना है, तो 6 माइनस 0 तो ये हो गया 6, फिर 8, देखो ना लिखा है ना भाई p माइनस क्यू, और ये 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, ये हो गया 10 माइनस 4 ये कितना हो गया 6। ठीक है, अब डिवाइड करना है, तो शायद जरा इसको डिवाइड करो, देखो ना a माइनस बी को p माइनस क्यू से, यानी कि 0.1935 डिवाइड बाई 6 करो, 0.1935 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है 0.032225। अच्छा, तो इतना डिजिट्स तो ले नहीं सकते, 5 डेसिमल नहीं ले सकते, 4 ही लेंगे, तो 0.0323 अगला वाला करो 0.1925 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है 0.03208 आ रहा है ना, तो 0.0321 लिख देंगे, 0.0321। चलिए अगला 0.2065 करो, 0.2065 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है 0.0344, तो 0.0344 तो बहुत ही बेहतरीन रीडिंग्स आ रही है। अब तीनों को ऐड करो, सुनो क्या करो मालूम, इतना टेंशन मत लो, डायरेक्टली लेके कितना है 323 लिखा है 323। yes, अरे ये तो 232 हो गया, 323 प्लस कितना है फिर 321 है ना, फिर प्लस 344 तीनों को ऐड कर देंगे, ओ सॉरी तीनों को ऐड कर देंगे, इक्वल टू हो गया, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 329.33 ना, तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, 0.0329 ये आपका आ गया एक्स बार आ गया। अब आपको क्या करना है, ये तो एवरेज आ गया ना 0.039 एक्स बार, सॉरी हाँ एक्स बार आ गया एक्स बार। तो अब आपको क्या करना है, हर इंडिविजुअल रीडिंग को माइनस करना है, तो 29 में से 23 किया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 0.0006। ठीक है, और वैसे 29 में से 21 किया तो कितना बचेगा 0.0008। ठीक है, और 44 में से 29 किया तो, अरे मतलब मॉड में दिया है, ये मॉड है, मॉड यहाँ पे मॉड लिखना भूल गए, मॉड है ये मॉड है। अच्छा, और वो यहाँ पे स्क्वायर दिया ना, स्क्वायर हम लोग साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं xi माइनस एक्स का स्क्वायर बाद में ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले खाली इंडिविजुअल रीडिंग ले लेते हैं, तो ये कितना होगा 44 में से 29 किया तो 15 बचेगा, तो 0.0015 बचेगा। ठीक है, अब इसका एवरेज ले लेंगे, तो 15 6 और 8 का एवरेज लो तो कितना आता है, देखो 15 प्लस 6 प्लस 8 करो, 15 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 करो, कितना आ रहा है 9.6। हाँ, तो 0.96 को तो सीधा हम लोग डायरेक्टली ना 10 ले सकते हैं, 10 तो 9.6 है ना, 10 ले सकते हैं, तो 0.0010 ये अपना रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अब सबका स्क्वायर करके हमको यहाँ पे लेना है। एक सेकंड, ये एक मिनट, डेल्टा एक्स है क्या, ये डेल्टा एक्स नहीं होना चाहिए ना, इसका नाम डेल्टा एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब हम जो ले रहे हैं खाली वो डेल्टा एक्स बराबर है। ठीक है, वो डेल्टा एक्स बराबर है, एनीवे वो थोड़ा चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती प्रिंटिंग करने में, क्योंकि प्रिंट करने वाले बेचारे वो लोग इतना जानते नहीं है ना, तो दे डोंट हैव दिस फिजिक्स की टेक्निकल नॉलेज ना, बेचारों को नहीं पता होता है। तो चलिए, तो ये हमारा एवरेज तो आ गया। अब इसका क्या करना है मालूम है, मतलब यानी कि हर चीज़ का स्क्वायर करना है। ठीक है, हर चीज़ का स्क्वायर करना है। एक्चुअल में ना क्या करना था, ये कि लेना ही नहीं था हमको, ये नहीं लेना था, पहले हमको इसका स्क्वायर कर लेना चाहिए था, फिर उसका एवरेज निकाल के अलग से लेना था। तो ये वाला हम पार्ट ही हटा देते हैं, ये पार्ट ही हटा देते हैं, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा ना, तो 0.000 फिर 36 ऐसे करके कुछ आएगा ना, कितना आएगा देखो, नहीं सॉरी ओ माय मिस्टेक, ये जो है ना ऐसा नहीं आने वाला है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हटा देते हैं, ये वाला लिखते हैं, इसका स्क्वायर करो और कैलकुलेटर में स्क्वायर करो। अरे ये कम से कम इसमें 6 0 या 7 0 आएंगे, रुको स्क्वायर करने पे 0 पॉइंट, ये जल्दबाजी में यही काम होता है। हो गया, इसका स्क्वायर करो, देखो कितना आ गया, देखो दिख रहा है 3.6 इंटू 10⁻7 आ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना 3.6 इंटू 10⁻7। ऐसे ही अगले वाले का करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻7 आएगा। फिर इसका करो, इसका देखो तो 22.5 कुछ आने वाला है, 0 पॉइंट कितना है 0015 का स्क्वायर, हाँ तो देखो ना, तो 22.5 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, वो 22.5 इंटू 10⁻7, 22.5 इंटू 10⁻7, हाँ ये हो गया अपना ये वैल्यू। अब इसका एवरेज लिखना है हमको, लिखना है। ठीक है, और वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है, नहीं उससे मतलब वो जो वैल्यू है उससे डेल्टा एक्स बार निकालना है। हमें जो मिला है ना, वो क्या मिला है मालूम है,
एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर जो है ना, इसका एवरेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डेल्टा एक्स स्क्वायर ऐसे टाइप में कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा सही है इसके लिए टर्म। तो ये देखो कितना हो रहा है, ये ज़रा निकालो। इन तीनों का एवरेज निकाल के इधर लिखना है, जल्दी जल्दी निकालो। 3.6, 6.4 और 22.5। 3.6, 6.4 एंड 22.5 निकाला, कितना आ रहा है? 10.83 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 10.8 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻7 ले लेते हैं। चलो ये भी हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इससे भी कैलकुलेट होगा, वो लास्ट में करते हैं। वो तो सब क्या कैलकुलेशंस की बात है, वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ठीक है, वो सब यहाँ पे डल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी ध्यान देते नहीं इतना। तो डेल्टा एक्स बार स्क्वायर हो, और देखो ना यहाँ पे डेल्टा एक्स तो ये दिख रहा है ना, उसका स्क्वायर, डेल्टा एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा एक्स अभी हम निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एंड द स्लिट। अच्छा, आईपीस और जो ये है मतलब यानी कि स्लिट, उनके बीच का गैप कितना है? तो ये गैप मेजर करना पड़ेगा यहाँ से लेके पूरा वहां तक, वो पूरा वहां तक स्लिट तक। अरे वो सोर्स है ना हमारा, स्लिट वही है, तो वहां से लेके यहाँ तक का पूरा गैप मेजर करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्टिकल बेंच पे भी वैल्यूज दी हुई है शादाब जी, देखिए वैल्यूज दी हुई है, कैन यू सी दैट? तो इट इज 8.8 यहाँ पर है ना, 8.8 क्यों लेकिन लिखा हुआ है, खाली 8 लिखा हुआ है, आगे क्या है फिर इसके? सर ये 10 से, अच्छा ये 50 भी है ना, 50 भी है। तो वहां से कितना स्टार्ट हो रहा है, वहां से कितने में स्टार्ट हो रहा है वो देखो पहले जरा। ये क्या होता है ना, 3-4 साल के बाद देख रहा हूँ लॉकडाउन के बाद, तो दिमाग से उड़ गई ये चीजें। एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर 0 से शुरू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? स्टार्टिंग से नहीं हो रहा। नहीं स्टार्टिंग से नहीं है ना, और भी पहले। नहीं तो हम एक काम करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, ये और भी पहले है, इसको इग्नोर करते हैं। एक काम करते हैं, अपना चुपचाप मीटर स्केल से ले लेते हैं। ये पकड़ो, मीटर स्केल से निकालो जरा। नहीं निकालो वहां से, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे स्लिट है ना उसके मुंह से रखो, बिल्कुल। स्लिट कहाँ पर है देखो, तो बेसिकली वो वहां पे रखा हुआ है जहाँ पे स्लिट है, वहां से लेके पूरा आईपीस जहाँ से हम लोग देख रहे हैं वहां तक का जो रीडिंग आ रही है 66 है ना। तो 66 सेंटीमीटर को नोट डाउन कर लेते हैं, 66 सेंटीमीटर। बेंच एरर बाद में निकालेंगे। वैसे बेंच एरर की जो क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट उसको हमें निकालने की जरूरत नहीं। क्यों? जो हमने बेंच पे से रीडिंग नहीं ली ना। अगर बेंच पे से रीडिंग लेते तो वो जो एक्स्ट्रा आगे पीछे जो चीजें हो गई हैं तब बेंच एरर निकालते, ठीक है। अभी तो बेंच एरर की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हमको तो रीडिंग डायरेक्टली आ गई है 66, तो वही रीडिंग यहाँ पे भी लिख देंगे हम, ठीक है। बेंच एरर हमारा 0 है। अब ये कैलकुलेशंस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अगले पार्ट में। तो चलिए फटाफट अगले पार्ट में जाते हैं। उसमें ये करना होगा कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इंट्रोड्यूस कर देना है और हमें मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेजेस देखनी है, ठीक है। इसी के अंदर मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेजेस। तो चलिए यहाँ पे हम डालते हैं लेंस। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ है 20, ठीक है। वो मैंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया हुआ है। हमने डायरेक्टली उठा लिया कॉन्वेक्स लेंस जो कि 20 वाला था, और वही लेके हम इसमें लगा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है, लेंस दिख रहा है। सो कॉन्वेक्स लेंस ये लेना है और इसका मुंह ऐसा रख के इसमें अटका देना है। चलिए अटका दीजिए शादाब जी, और अच्छे से पकड़े करिए, हाइट वाइट से बराबर एडजस्ट कीजिए इसकी। तो बेसिकली अभी देखिए सुनिए, ये लेंस तो भाई अटका दी गई, ठीक है। लेंस तो हमने लगा दी। अब लेंस लगाने के बाद हमें मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेजेस जो है वो आएंगी, ठीक है। मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड इमेजेस, तो उसके लिए क्या करना है कि ये एक बुक रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। शादाब जी इसको पकड़िए जरा, बुक रखिए इसके सामने। मतलब क्या हो रहा है ना कि यहाँ से जो दो सोर्स है, दो स्लिट है ना, स्लिट उसमें से पास होकर ना इसमें नजर आएंगी। यहाँ पे मुझे लाइट बंद करना पड़ेगी तभी दिखाई देगी। हाँ दिखिए, देखो 2 स्लिट्स दिख रही हैं आपको। देखो लाइट खोलते स्लिट्स गायब हो जाएंगी, है ना, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 स्लिट्स नजर आ रही है। ये है आपका मैग्नीफाइड इमेजेस, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेजेस। अब इन दोनों के बीच में गैप निकालना है। गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये बुक हटानी पड़ेगी और वो जो 2 स्लिट्स हैं इसके थ्रू देखनी पड़ेंगी। और वही जैसे 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 आपने 2 फ्रिंज के बीच का गैप निकाला था, 2 लाइंस के बीच का गैप निकाल दीजिए। मैं आपको इसमें से दिखा दे रहा हूँ, देखो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके मैं मुंह के पास ले जाता हूँ। अब लाइट बंद करता हूँ, फ्लैश लाइट, देखिए ध्यान से, अंदर से दिख रहा है वो, ये देखिए दिखाई दिया। ये है आपका 2 मैग्नीफाइड इमेजेस, इनके बीच का आपको गैप निकालना है क्रॉस वायर का इस्तेमाल करके। तो अब ये तो चीज अब सिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आप निकाल लोगे ना। अरे जैसे 2 फ्रिंज के बीच का गैप निकाला, वैसे क्रॉस वायर का इस्तेमाल करके 2 लाइट के बीच का गैप निकाल लो, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाता है। ये क्या होगा मैग्नीफाइड इमेजेस के लिए, लिसन वेरी केयरफुली, पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ वन सोर्स एक ही हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द अदर सोर्स हो गया, यानी कि 2 सोर्सेस के बीच का गैप। अरे मतलब एक स्लिट का जो रीडिंग आया वो लिखेंगे, फिर दूसरी स्लिट, अरे मतलब बाबा समझ रहे हो, स्लिट जो है 2 सोर्स है ना भाई, एक ये है तो इसकी रीडिंग लिखेंगे यहाँ, फिर वैसे उसके बाजू में एक और है ना तो उसकी रीडिंग लिखेंगे यहाँ, ये रीडिंग जो आएगी वो लिखेंगे यहाँ, फिर दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच का गैप आ जाएगा, जिस गैप को हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस गैप को, D1, है ना। तो ये D1 आ जाएगा, ठीक है, D1। अरे समझे कि नहीं समझे शादाब जी?
ठीक है, ये हो जाएगा। और वैसे डिमिनिश्ड इमेज अभी ऑब्टेन कर लेते हैं, डिमिनिश्ड इमेज, फिर वो D2 निकालते हैं तो D की वैल्यू में मिल जाएगी, यानी कि जो एक्चुअल ये है ना, मतलब एक्चुअल गैप, अरे एक्चुअल गैप मिल जाएगा, एक्चुअल गैप बिटवीन द सोर्स एंड वर्चुअल सोर्स। जो दो सोर्सेज है ना, एक रियल एक वर्चुअल सोर्स, ये एक्चुअल वाला नहीं है, ये तो लेंस लगाने के बाद आ रहा है ना। तो एक ये हो गया मैग्नीफाइड वाला। अब एक दो डिमिनिश्ड वाला आएगा, तो वो गैप जो निकालेंगे ना वो रहेगा D2, ठीक है, वो D2 रहेगा। तो D1 D2 का रूट लेंगे ना, मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे ना, तो D आ जाएगा एक्चुअल। और वो उस D को हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले में, उस D को हम इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। किधर क्या फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देखो स्मॉल d दिख रहा है, तो इसमें इस्तेमाल करेंगे, हमको लैम्डा आ जाएगा। चलो तो कर लेते हैं हम लोग। तो अभी डिमिनिश्ड के लिए आइए शादाब जी, वापस से मेहनत करना पड़ेगी। लाइट बंद करिए, वहाँ की लाइट बंद करिए, और ये बुक पकड़िए हाथ में, ज़रा बुक पकड़िए। तो मैग्नीफाइड के लिए क्या होता है ना कि ये गैप बड़ा रहता है। अब ये गैप को जैसे मैं छोटा करूँगा ना तो डिमिनिश आ जाएगा, थोड़ा छोटा करूँगा, लेकिन मैं पहले लाइट बंद कर देता हूँ और फिर आगे सरकाता हूँ, वरना वहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो चलिए इसको कम कर दिया, ये देखिए आ गया, डिमिनिश्ड वाला दिखना भी स्टार्ट हो गया। छोटू सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो इधर तो था मैग्नीफाइड बराबर, इस तरफ आगे लेके जा रहा हूँ तो ये आ गया डिमिनिश्ड वाला, देखिए आ रहा है ना छोटू छोटू सा। तो देखिए एकदम क्लियर हो चुका है, ये डिमिनिश्ड वाला है। अब इसी चीज को मैं आपको जो है बेसिकली दिखाने वाला हूँ, किससे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहां से आईपीस में से। हटाइए हाथ जरा, शादाब जी हटा दीजिए, बुक हटा दीजिए, बुक हटा दीजिए। हाँ अब आईपीस में डायरेक्टली घुस के देखते हैं। ये देखिए डिमिनिश्ड वाला दिख रहा है आप लोग को, तो डिमिनिश्ड वाला भी आ चुका है। अब इन दोनों के बीच का गैप आपको निकाल लेना है। ये थोड़ा सा क्या फोकस करना मुश्किल होता है मोबाइल से, एक हाथ से सारे काम करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? तो क्रॉस वायर कहीं पे उनके थोड़ा बीच बीच में है, तो बेसिकली वहां से आपको इन दोनों के बीच का गैप निकालना है। ठीक है, एकदम पतली पतली जो स्ट्रेट है इनके बीच का गैप निकालना है, ये हो जाएगा आपका D2। तो ये सब पूरा निकाल के सब कुछ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो शादाब जी हम लोग लोगों को दिखाते हैं, हमारी ऑडियंस को, डिमिनिश से मैग्नीफाइड तक का सफर। शादाब जी इसे चलाइए, ये डिमिनिश से थोड़ा, हाँ उधर लेके जाइए इसे, और लेके जाइए, और लेके जाइए, लेके जाते जाइए अब, और जाइए, ब्लर हो गया, और जाइए जाइए, जाते रहिए, थोड़ा फास्ट जाइए। अरे रुकिए, थोड़ा रुकिए, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आप बढ़ाते हो, रुको मत। मैग्नीफाइड वाला आ जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ाओ, और बढ़ाओ जरा सा, बस 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 हो गया मैग्नीफाइड। अब फटाक से इस तरफ लेके आओ, उल्टा वापस लेके आओ फटाक से, हाँ गायब हुआ, ब्लर हुआ, ब्लर हुआ। अब देखो डिमिनिश भी साफ हो जाएगा। लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और जरा सा जरा सा और जरा सा और जरा सा जरा सा और जरा सा, परफेक्ट। तो मैग्नीफाइड डिमिनिश हमने सब दिखा दिया। तो इधर रखते हैं तो आता है डिमिनिश्ड, थोड़ा उधर ले जाते हैं तो आता है मैग्नीफाइड। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि हम लोगों ने क्या किया है। अब आपको फाइनल रीडिंग्स दिखा देते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है पहुंच चुके हैं यहाँ पर रीडिंग्स पर, ये सारी रीडिंग्स हो चुकी हैं। देखिए तो जो हमारा मैग्नीफाइड इमेजेस था, मतलब मैग्नीफाइड में से ना दूर दूर जो लाइंस थी, तो उसकी रीडिंग्स कुछ ऐसी आई हैं, 1.2515 और 1.0663। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच का गैप मिल चुका है, जो कि 0.1852। अच्छा, ये जो 1.2515 कैसे आया था, खाली मैं ये वाला आपको बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप अपने आप समझ जाना। तो बहुत ही सिंपल है, देखो मतलब मेन स्केल पे मुझे 1.25 आया था और सर्कुलर स्केल पे 3 आया था, सिर्फ 3। उसी 3 को मैंने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया 0.0015। फिर दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया 1.2515। तो इन दोनों वैल्यूज को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.2515 और 1.0663 को, तो बेसिकली हमें मिलेगा 0.1852। तो ये मैग्नीफाइड इमेजेस जो बनी है ना, मतलब मैग्नीफाइड इमेज उसका स्लिट का गैप है, मैग्नीफाइड इमेज की स्लिट का। तो यानी कि एक स्लिट मतलब एक जो ये थी, मतलब क्या बोलते हैं, एक स्लिट एक यहाँ, एक स्लिट यहाँ है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। और वैसे में डिमिनिश्ड का भी मिल गया। तो डिमिनिश्ड की भी ये दो वैल्यूज़ हैं, जब सब्ट्रैक्ट किया तो मिला 0.0944। तो डिमिनिश्ड वाली नज़दीक है एक दूसरे के, है ना। तो अगर किसी ने पूछे कि एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल का फॉर्मूला है D=√D1D2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इनका रूट निकालोगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 0.1322। इस तरीके से आंसर आएगा। मतलब एक्चुअल डिस्टेंस जो है ना D, वो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, वो ऐसा है, लेकिन मैग्नीफाइड जब बना रहे हो तो वो ऐसा है, और डिमिनिश जो बना रहे हो वो ऐसा है, समझ गए। तो इन मतलब मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड का मिला के, मतलब हम लोग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं फॉर्मूला बना के कि हमें आंसर डायरेक्टली एक्चुअल वाला ही आ जा रहा है। तो एक्चुअल वाला कौन सा है, ये एक्चुअल वाला D, समझ गए, ये एक्चुअल वाला D है। चलो एनीवे, तो आंसर तो आ गया हमें।
डी का। उसके बाद हम कहाँ गए, हम गए यहाँ पर, देखिए हम गए डायरेक्टली वेवलेंथ की कैलकुलेशन में। तो वेवलेंथ का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ऐसा है कि इधर एक्स मीन की वैल्यू डालना है, एक्स मीन की वैल्यू, और फिर स्मॉल डी की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं क्या क्या है, और फिर कैपिटल डी। तो एक्स मीन कितना है, एक्स मीन ये 0.0329, ये एक्स मीन है। ठीक है, 0.0329। मैं आपको वो भी लिख के दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या डाला है। तो एक्स मीन है 0.0329। स्मॉल डी जो हमारा है, स्मॉल डी वो कितना है, तो स्मॉल डी जो है वो है स्मॉल डी कितना आया था हमारा, 0.1322। तो ये हो गया स्मॉल डी, तो 0.1322 स्मॉल डी हो गया। कैपिटल डी कितना, 66 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है 66 सेंटीमीटर। तो बेसिकली जब इसको हम लोग कैंसल आउट करेंगे तो हमें आंसर आता है 6589 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10। ठीक है, तो हमको ये आंसर आ गया। एक्चुअल में इसका आंसर एग्जैक्टली जो था ना वो ये है 5893 एंगस्ट्रॉम। तो तकरीबन 5900 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हमें आ रहा है 6500 एंगस्ट्रॉम। तो ठीक है ना, अभी हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस ने एरर कुछ ना कुछ की होगी, वो तो चलता रहता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। वैसे भी 10% की तक की गलती अलाउड है, 10, तो ये भी तो कुछ 10-12% की ही गलती है अगर आप ध्यान से चेक करो। एनीवे जो भी है हुआ तो हुआ है। अब हम ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करके राइट आंसर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, बट दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग आंसर। ये रॉन्ग आंसर नहीं है, दिस इज अ गुड आंसर। ठीक है, बट नॉट एज नाइस एज इट शुड बी। ऐसा होता तो एकदम एग्जैक्ट आंसर होता। ठीक है, चलिए एनीवे जो आया है वो आया है, बस कुछ नहीं कर सकते। वो लॉयड्स मिलर का जो सेटअप है ना काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो उसमें थोड़ा सा हिलता डुलता रहता है रीडिंग्स रहते टाइम पे भी, तो उसमें तो होना ही था कुछ ना कुछ गड़बड़। बट एनीवे तो ये तो हो गया आपका लैम्डा, है ना। ठीक है, तो ये सॉरी हाँ लैम्डा निकल गया, वेवलेंथ निकल गया। अब हम लोग को निकालना है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर लैम्डा में कितनी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हमें क्या करना होगा, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार प्लस डेल्टा डी बाई डी, मतलब स्मॉल डी बाई डी, एंड प्लस डेल्टा कैपिटल डी बाई डी। ठीक है, ये करना होगा। तो उससे पहले जो ये डेल्टा एक्स बार है उसे निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एक्स बार निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन माइनस वन। तो ये जो है ये तो हम लोगों ने निकाला हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो इट इज़ ये देखो कितना है, देखो यहाँ पे वैल्यू थी 10.8 इंटू 10⁻⁷। अरे इसका निकाला था ना भाई, एवरेज निकाला था कि नहीं, इसका हम लोग ने एवरेज निकाला था, तो इट वाज दिस। अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद बेसिकली नीचे जो है अंडर रूट एन इंटू एन माइनस वन करना है। तो एन कितना है हमारा, रीडिंग टोटल में आगे कितना था, ये वाला कितना रीडिंग्स था हमारा, 3 था। 1 2 3 तीन ही रीडिंग है ना, 1 2 3। तो बेसिकली अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6, तो रूट 6। तो 10.8 इंटू 10⁻⁷ को रूट 6 से डिवाइड करना है, और जो भी आएगा फिर उसका भी रूट लेना है। तो उसका रूट लेने का हमें आंसर आया, वो मैंने यहाँ लिख रखा है। ये देखो जो आंसर है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, इट इज़ 6.64 इंटू 10⁻⁴। 6.64 इंटू 10⁻⁴ वो आपको लिख देना है। अच्छा, डिवाइडेड बाई एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू क्या थी हमारी, तो एक्स बार की जो वैल्यू थी, देखो ध्यान से देखो, एक्स बार किधर है हमारा, एक्स बार आई एक्स बार है। तो एक्स बार की जो वैल्यू थी 0.0329 थी, तो वो भी देखिए लिख दिया मैंने बराबर से, है ना, लिख दिया ना। और लैम्डा की वैल्यू 6589 वो भी लिख दिए। ठीक है, अरे अकल के पुतलो देखो ध्यान से यहाँ पे, ये दोनों चीज़ों को देखो, बिल्कुल सब कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे डेल्टा डी बोला, डेल्टा स्मॉल डी। अब हमने जो डी मेजर किया, यानी कि जो 2 स्लिट्स के बीच का गैप निकाला, मतलब 2 सोर्सेज के बीच का गैप, तो बेसिकली वो गैप निकालते वक्त हमने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखना है। तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था माइक्रोमीटर स्क्रू, जिसका लीस्ट काउंट था 0.0005। सो 0.0005 यहाँ पे ले लिया, और नीचे जो है उसके ये एक स्मॉल डी लिया। ठीक है, ये स्मॉल डी जो कि एक्चुअल वैल्यू में आई थी, जो कि है 0.1322। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, 0.1322 ये वैल्यू है। ओके, ये डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे डेल्टा डी है अपॉन डी है। तो डेल्टा डी कितना है, तो डेल्टा डी इज़ मतलब यानी कि हमने जो यानी कि मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया ना, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, देखो कैपिटल डी तो 66 है सेंटीमीटर्स में, और हमने जो इस्तेमाल किया वो स्केल में लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो मैंने वो भी यहाँ पे डाल दिया है। तो देखो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी गई हैं। ठीक है, तो 0.1 डिवाइड बाई 66.0 सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, एनीवे वो तो हर जगह पे हो रहा है। ठीक है, ये सब होने के बाद जब इनको ऐड करेंगे, मतलब पहले तो डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया, इसको डिवाइड किया ये आ गया, इसको डिवाइड किया ये आ गया, और फिर जब तीनों को ऐड करेंगे तो फिर ये आएगा, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये नीचे वाली वैल्यू से। अरे ये डेल्टा लैम्डा है और ये लैम्डा है, तो लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में। ठीक है, तो जब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया
तो हमको ये वैल्यू आ रही है, डेल्टा लैम्डा इज़ 168 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एरर इन लैम्डा भी हमको मिल गया। तो अब एक्चुअल हमको लैम्डा जो मिला है वो कितना है, इट इज़ कितना था लैम्डा, 6589 है ना, 6589 प्लस माइनस 168, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में नहीं है, एंगस्ट्रॉम में आंसर है, ठीक है। तो 168। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो आना चाहिए थी वैल्यू 5893, बट हमारा आ रहा है 65 समथिंग समथिंग, 6589 समथिंग। तो बेसिकली लगभग मतलब हमें जो चाहिए था वो मिल ही चुका है, 10% का अप्रॉक्सीमेटली एरर है। एनीवे, सो आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट में मज़ा आया होगा। और ये है इसकी एग्ज़ाम स्लिप, इसको ज़रा आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके एनलार्ज करके इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर रोक देते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय, टेक केयर।